क्या हाल है दोस्तों। क्लास को बंद किए थे, गर्मी घट गया था। और जब चालू करने का बारी आया फिर गर्मी बढ़ गया, है कि ना है। जब आया था गर्मी थी, आदेश आया था तो उसके एक ही दिन बाद एकदम मौसम ठीक ठाक हो गया था। और जब खुलने का बारी आया फिर वही गर्मी पागल की तरह। हाँ, आज तो अभी टेम्परेचर 41 डिग्री है, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। हाँ, कहाँ तक पढ़ लिए थे जी? और इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, न्यूमेरिकल हो गया था पूरा। हमको लगा न्यूमेरिकल होगा। चलिए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। सबसे जरूरी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? एक है रवीश कुमार, कह रहा है कि मजा नहीं आ रहा है। पढ़ाई में मजा आता है, हम बार बार बताए, मजा आता है फिल्म देखने में, क्या वेब सीरीज देखने में। पढ़ने में तो दिमाग खपत होता है, तो क्या मजा आएगा। तो आइए दोस्तों, मजा नहीं भी आ रहा है तो जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़िएगा नहीं तो नौकरी होगा नहीं। कुछ लोग एक अलग ही गलफत में जी रहे हैं, उसे लग रहा है कि किसी भी तरह घींच तीर कर पटना में रह लेंगे तो नौकरी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो कल्पना है आपके मस्तिष्क में, इससे बाहर आइए। हंसकर पढ़िए, रोकर पढ़िए, पढ़ना ही पड़ेगा और पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग छांट छांट कर पढ़ते हैं, तो बस छटनी कहाँ से होगा पता नहीं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, टेक्नीशियन हो जाएगा तो दोस्तों सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर अगर हुआ तो फिर कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। आज के मानव जीवन में विद्युत का क्या महत्व है यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के मानव के जिंदगी में अगर विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दिया जाए तो निश्चित ही उसका जीवन बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बिजली का महत्व तो हम समझ ही रहे हैं। और अगर एक लाइन में बोले तो विद्युत क्या है, तो विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है। जैसे ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा था, उसी तरह विद्युत भी एक प्रकार का ऊर्जा है। और इस विद्युत ऊर्जा का या विद्युत धारा का महत्व आज के समय में मानव के जीवन में क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आज का जीवन, वर्तमान का मानव जीवन विद्युत के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और आज के इस खास गर्मी में, यानी कि आजकल जो गर्मी चल रही है, इस बेतहाशा गर्मी में तो विद्युत का महत्व और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो विद्युत के महत्व को हम समझ रहे हैं कि इसका क्या महत्व है। लेकिन ये शब्द जो है इलेक्ट्रिसिटी शब्द, ये शब्द जो पहली बार उत्पन्न हुआ वो ग्रीक शब्द से। किस शब्द से? ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है, ये शब्द आया कहां से दोस्तों? ग्रीक शब्द से। ग्रीक में वह कौन शब्द है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बना? तो वो शब्द है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसका हिंदी अर्थ होता है एम्बर। क्या होता है?
एम्बर। तो यह इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक भाषा के इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ। इलेक्ट्रॉन का हिंदी अर्थ होता है एम्बर। बहुत पुराने एक दार्शनिक हुए थे और उस दार्शनिक का नाम क्या था? थेल्स। क्या नाम था दोस्तों? ये भी ग्रीक दार्शनिक मतलब यूनान या एथेंस के रहने वाले एक बहुत बड़े दार्शनिक थे थेल्स। और थेल्स ने सबसे पहले एक पदार्थ एम्बर को घिस करके उत्पन्न किया था इलेक्ट्रिसिटी। तो एम्बर को घिसने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होने की सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया था? थेल्स ने। यानी थेल्स ही सर्वप्रथम, थेल्स दार्शनिक ही सबसे पहले बताए थे कि एम्बर के टुकड़े को आपस में घिसने पर विद्युत उत्पन्न होता है। और एम्बर को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी के घिसने से पहली बार विद्युत के अस्तित्व का पता चला, इसलिए आगे चलकर इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? तो आज जो हमारे पास यह शब्द इलेक्ट्रिसिटी है, यह किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? किस ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है? इलेक्ट्रॉन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सबसे पहले एम्बर को घिस करके विद्युत के अस्तित्व का उल्लेख किसने किया था? थेल्स ने किया था। सबसे पहले एम्बर जैसे पदार्थ को आपस में घिसकर विद्युत के अस्तित्व के बारे में किसने बताया था? और चूंकि सबसे पहले थेल्स ने एम्बर को घिस करके विद्युत के अस्तित्व के बारे में बताया था, इसीलिए एम्बर का अंग्रेजी रूपांतरण इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुआ किसमें? क्लियर हो गया? अब हम इलेक्ट्रिसिटी को विस्तार पूर्वक से समझे। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं, उसको विस्तार पूर्वक समझे। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा किसके बारे में? चार्ज के बारे में। किसके बारे में? चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। विद्युत धारा को हम समझे, इसके लिए जरूरी है कि हम समझे किसके बारे में? आवेश के बारे में। आवेश क्या है? चार्ज क्या है दोस्तों? आइए अब समझते हैं चार्ज में। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। विद्युत धारा की समझ आवेश के बिना नहीं विकसित किया जा सकता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को हम तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक हम किसको ना समझे? आवेश को। तो आइए आवेश को समझते हैं। आवेश क्या है? आवेश दोस्तों वस्तु का एक विशेष गुण है। आवेश किसी वस्तु का एक विशेष गुण है, जिस विशेष गुण के कारण वे विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है या करा सकता है। आवेश किसी वस्तु का वह एक विशेष गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह एक विशेष गुण है जिस गुण के कारण विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है। क्या इस बात को समझे? आवेश किसका गुण है? किसी भी वस्तु पर आवेश हो सकता है। आवेश किसी वस्तु में है, इससे हमें क्या समझ विकसित होगी? इससे समझ विकसित होगी कि आखिर विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा। तो आवेश जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और कायदे से इसे प्लस माइनस भी लिखते हैं दोस्तों। धन आवेश और आवेश। सबसे पहले जानिए, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे हमें विद्युत धारा की समझ विकसित होगी। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो हमें क्या समझने में मदद करेगा? विद्युत धारा के बारे में समझने में मदद करेगा। क्या आवेश को जाने बिना हम विद्युत धारा को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। और यह आवेश जो हमें विद्युत धारा के समझ को विकसित होने में मदद करेगा, कितने प्रकार के होते हैं? धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या है, ऋण आवेश क्या है, तो आइए इसको समझते हैं।
और सबसे पुराना परिभाषा जो इस धन आवेश और ऋण आवेश का है वो ये है दोस्तों कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश कांच पर उत्पन्न आवेश को ही क्या कहते हैं? अगर कांच के छड़ को हम किससे रगड़े, रेशम के कपड़ा से रगड़े, तो कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? ये आवेश की शुरुआती परिभाषा है। एनसीईआरटी बुक में भी सबसे पुराना परिभाषा यही दिया हुआ है कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर आवेश उत्पन्न हो जाता है और कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया? ये परिभाषिक शब्द, परिभाषिक लाइन है, इसे याद रखिएगा। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश कैसा आवेश? और शुरुआती तौर पर धन आवेश को इसी तरह से परिभाषित किया गया। आज भी एनसीईआरटी बुक्स के 10वीं क्लास की जो बुक्स है फिजिक्स का, उसमें धन आवेश का यही परिभाषा दिया गया है। तो आपको ये परिभाषा याद रखना पड़ेगा। दूसरा, ऋण आवेश। एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर एबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। तो धन आवेश और ऋण आवेश का शुरुआती परिभाषा यही सुनिश्चित किया गया। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। एबोनाइट भी एक प्रकार का कुचालक पदार्थ है कांच के तरह ही। तो एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, या एबोनाइट के छड़ को रेशम से भी रगड़े तो एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर या एबोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कैसा आवेश है? ऋण आवेश। क्लियर हो गया? बात समझ गए? सबसे पहले हम समझे कि विद्युत धारा की समझ हमें अपने मस्तिष्क में विकसित करना है, तो यह बिना आवेश को समझे संभव। जब तक आप आवेश को नहीं समझिएगा तब तक विद्युत धारा को आप नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए आवेश को परिभाषित ही इस तरह से किया जाता है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत धारा के अस्तित्व को समझने में हमें मदद करेगा। और यह आवेश जो विद्युत धारा के अस्तित्व को समझने में हमें मदद करेगा, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश को शुरुआत में किस तरह से परिभाषित किया गया, इस बात को आप समझ गए। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश कैसा आवेश? कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न आवेश कैसा आवेश? धन आवेश। एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न आवेश, यानी कांच के छड़ पर उत्पन्न आवेश धन आवेश, एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋण आवेश। अब सवाल है दोस्तों कि जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तभी आवेश उत्पन्न होता है कि नहीं?
अगर इन दोनों परिभाषा पर आप अगर गौर करिएगा तो आप देख रहे हैं कि एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रगड़ते हैं तब जाकर आवेश उत्पन्न होता है, तब जाकर आवेश उत्पन्न होता है। तो सवाल यह है कि जब तक वस्तु के ऊपर वस्तु को रगड़ा नहीं जाएगा तब तक आवेश उत्पन्न नहीं होंगे। समझे कि नहीं समझे? यानी कि आवेश उत्पन्न करने के लिए वस्तुओं का आपसी में घर्षण होना अति आवश्यक है, आपस में घर्षण होना अति आवश्यक है। रगड़ने के उपरांत यानी बिना रगड़ने के कारण आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब दूसरा सवाल यह है कि अगर रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है तो आखिर कारण क्या है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है? इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है कि एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रगड़ने से आवेश उत्पन्न हुआ? इसका क्या कारण है? तो आइए इसके कारण को समझिए। इसके कारण को समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, प्रोटॉन पर प्लस आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो लिख दिया इसीलिए। तो इस बात को तो आप समझ ही चुके हैं या इस बात को जानते होंगे कि इस ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, इस ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है, इस ब्रह्मांड में जितना भी पदार्थ है वो सारे पदार्थ किन मूल कणों से मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो तीन मूल कण है जिससे हर एक पदार्थ बना हुआ है, ये जो तीन मूल कण है जिससे हर एक पदार्थ बना हुआ है, इसी तीन मूल कण में इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है क्या उत्पन्न करने के लिए? आवेश उत्पन्न करने के लिए। पदार्थ जिन तीन मूल कणों से बना है वही मूल कण में इलेक्ट्रॉन मूल कण उत्तरदायी है किसके लिए? तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए कौन उत्तरदायी है? एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर जब रगड़ते हैं तो वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। आवेश कितने तरह के? और एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर जो रगड़ते हैं उस रगड़ के दौरान आवेश को उत्पन्न करने में जिम्मेदार, आवेश को उत्पन्न करने में उत्तरदायी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। आवेश को उत्पन्न करने पर यानी रगड़ने पर आवेश उत्पन्न करने के लिए ना तो प्रोटॉन जिम्मेदार है न ही न्यूट्रॉन जिम्मेदार है। जिम्मेदार है केवल कौन? एक वस्तु पर दूसरे वस्तु को रगड़ने से वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या रगड़ने के उपरांत वस्तुओं पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिम्मेदार है? नहीं है। जिम्मेदार है केवल तो पदार्थ जिन मूल कणों से बने होते हैं वही मूल कण उत्तरदायी होते हैं वस्तु पर आवेश को उत्पन्न करने के लिए। लेकिन वे कौन से मूल कण उत्तरदायी होते हैं? तो आवेश उत्पन्न होने के लिए कौन उत्तरदायी है? अब आइए दोस्तों कि रगड़ने के दौरान आखिर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न कर देता है? रगड़ने के दौरान आखिर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आवेश को उत्पन्न कर देता है, इस बात को आप समझिए। दोस्तों, जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, ठीक है, या हम उदाहरण ले लेते हैं, कांच के छड़ को जब हम रगड़े किससे? तो कांच के छड़ पर उत्पन्न आवेश धन आवेश है। लेकिन इससे हुआ क्या दोस्तों? कांच के छड़ को जब रेशम से रगड़े तो कांच के छड़ इलेक्ट्रॉन का क्या किया? त्याग किया। और रेशम उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? ग्रहण किया। यानी जब भी एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रगड़िएगा तो उसमें होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, दूसरा उसको ग्रहण करेगा। और यह होगा ही होगा।
या होगा ही होगा। तो जब भी एक वस्तु के ऊपर दूसरे वस्तु को रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को दूसरा वस्तु क्या कर लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता उसके ऊपर कौन आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो जब भी किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है तो आवेश उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है कौन। एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा उसको, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन आवेश, और जो उसे ग्रहण करता है ऋण आवेश। कांच के चर को रेशम से रगड़ने पर कांच पर आवेश उत्पन्न हुआ, क्यों, तो इलेक्ट्रॉन का कांच ने क्या कर दिया, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लिया, रेशम। रेशम जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से उस पर कैसा आवेश, और कांच के चर ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उस पर कैसा आवेश। क्लियर बात समझ में आई। तो आवेश को उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेवार है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कौन आवेश उत्पन्न होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग होने से धन आवेश उत्पन्न हुआ तो दूसरा वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, उससे कौन आवेश उत्पन्न होगा। इस तरह से जब भी आवेश उत्पन्न होते हैं तो एक साथ दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं। अकेला न तो धन आवेश उत्पन्न हो सकते हैं, अकेला न तो, जब भी आवेश उत्पन्न होगा एक साथ दोनों आवेश उत्पन्न होगा। अगर कांच के छर को रेशम से रगड़ने पर कांच पर धन आवेश उत्पन्न होता है तो कांच रेशम पर क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि जब भी आवेश उत्पन्न होता है तो एक साथ दोनों आवेश उत्पन्न होते हैं, ऋण आवेश और इन दोनों आवेशों का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इन दोनों आवेशों का प्लस और माइनस का योग हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर। जब भी आवेश उत्पन्न होता है तो एक अकेला आवेश उत्पन्न, अगर धन आवेश उत्पन्न हुआ है तो निश्चित ही ऋण आवेश भी उत्पन्न होगा। अकेला आवेश कोई उत्पन्न, और उत्पन्न जितना भी आवेश होगा उसका योग हमेशा क्या बना रहेगा। कांच के छर को रेशम से रगड़ने पर कांच पर कौन आवेश उत्पन्न हुआ, तो रेशम पर कौन आवेश उत्पन्न होगा, और दोनों का योग हमेशा क्या होगा। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर। ठीक उसी तरह एबोनाइट के छर को बिल्ली के खाल से रगड़ने पर, या एबोनाइट के छर को ऊन से रगड़ने पर, एबोनाइट के छर पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है तो बिल्ली के खाल या ऊन या रेशम पर कौन आवेश उत्पन्न होगा, कौन आवेश, धन आवेश उत्पन्न होगा। क्या अकेला आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। जब भी उत्पन्न होगा तो कितना आवेश, दोनों आवेश का परिमाण एक समान होगा, दोनों आवेश का परिमाण एक समान होगा, और उत्पन्न हुए सारे आवेश का योग हमेशा क्या होगा। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आवेश, अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आवेश एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का बीमा होता है ए और टी, याद रख लीजिए। क्लियर। तो तीन बात याद रखना है कि आवेश कैसी भौतिक राशि है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, आवेश का बीमा क्या है, एटी। आवेश का बीमा क्या है, एटी। जहां ए विद्युत धारा है, टी समय है। ए विद्युत धारा है और टी समय। क्लियर हो गया। आवेश यानी कि चार्ज कैसी भौतिक राशि है, अदिश। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम। आवेश का बीमा क्या है, एटी। क्लियर हो गया। और
इस संसार में सबसे कम आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, आवेश का परिमाण 1.6 माइनस 19 कूलम माइनस में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जिसका मान कूलम में कितना होता है? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इस ब्रह्मांड में सबसे कम आवेश का पता अब तक वैज्ञानिकों ने कहां पर लगाया है? इलेक्ट्रॉन से कम आवेश कहीं पर होता नहीं है, अगर है तो अभी उसका पता नहीं चला है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इसका मतलब एक कूलम आवेश जो है, एक कूलम आवेश 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या है? एक कूलम आवेश का परिमाण उतना ही होता है जितना 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर होता है। यानी सबसे पहले पता लगाया गया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, इतना आवेश है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है तो इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना हो जाता है? 1 कूलम हो जाता है। यानी 6.25 गुना 10 के पावर 18 को 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो एक कूलम आवेश उतना ही आवेश होता है जितना कितने इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो एक कूलम आवेश को अगर आप परिभाषित करना चाहिएगा तो इसका परिभाषा ये होगा कि 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश को ही एक कूलम आवेश कहते हैं। 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल आवेश को ही क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? पढ़िए, जितना बात बताएं सबको पढ़िए। बताइए ऑनलाइन वाले दोस्तों, आवेश से रिलेटेड जितनी बात बताएं सब समझ गए? नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा? जो भी स्टार्ट होगा पढ़िएगा, अभी तो पता नहीं है इसलिए अभी नहीं बता सकते हैं कुंदन कुमार की नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा। रोशन सर नहीं पढ़ा रहे हैं? रोशन सर पढ़ा रहे होंगे कि क्या? ओह अच्छा अच्छा अच्छा। एक क्वेश्चन आ रहा है, चार्ज का खोज कौन किया है? चार्ज का खोज डाल्टन ने किया है। बिहार एसएससी का एग्जाम कब होगा? अब कब होगा ये तो बोर्ड ने बताएगा जी। अब बोर्ड हमको आके बताएगा। ठीक है, देखिए बहुत टीचर जो है ना अनुमान लगाएगा, बहाली आएगा जब कुछ को पता नहीं है। आपको लगता है बोर्ड का अध्यक्ष किसी को फोन करके बताता होगा?
या डायरेक्ट किसी को नीतीश कुमार से संपर्क होगा, कोचिंग वाला को? तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि बहाली कब आएगा, परीक्षा कब होगा, ये अखबारों के मदद से ही पता चलेगा और समय समय पर इसकी जानकारी बोर्ड देती रहती, वही बात हमको पता रहता है। बहुत को लगता है कि हमको अंदर का खबर रहता है, कोई खबर नहीं रहता है दोस्तों। अब वैसे इस सब के बारे में रोशन सर आपको बताएंगे, बहाली कब निकलेगा, अब परीक्षा कब होगा, हमको सही में ये सब पता नहीं रहता है। एक तरह की डिफरेंस बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बता दीजिए, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन का मतलब क्या बताएंगे? ये तो हो गया कि पटना में गांधी मैदान का पता बता दीजिए क्या? अब कोई पटना में देखिएगा, कोई किसी से पता पूछता है तो उसको पता रहेगा न रहेगा, बता देगा पहले आप ऑटो से गांधी मैदान चल जाइएगा, अब वहां से आपको गाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। या बौद्ध जो है कहेगा कि नहीं पहले आप ऑटो पकड़ के जंक्शन जाइए, अब वहां से गाड़ी मिल जाएगा। सबको पता है दो जगह से गाड़ी मिलिए जाता है तो वही बात है। लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि पटना में जंक्शन कहाँ पर है तो धरपड़ा नहीं जाएगा तो वही बात है, मुझे अट्रैक्शन आकर्षण को परिभाषित की जाए। तो आइए हम समझते हैं आकर्षण को, लेकिन यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। क्या एक अकेला आवेश उत्पन्न हो सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्या केवल ऋण आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या केवल धन आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं ना। जब भी आवेश उत्पन्न होगा तो एक साथ कितने आवेश उत्पन्न होंगे? कौन कौन? धन आवेश और ऋण आवेश। जब भी आवेश की उत्पत्ति होगी वस्तु में, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त आवेश के लिए अन्य कोई जिम्मेदार होते हैं? नहीं। वस्तु के जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसके लिए वस्तु के केवल एक मूल कण जिम्मेदार होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ने से उन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण। एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ने से उन पर आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण है? इलेक्ट्रॉन का त्याग और रगड़ने के उपरांत जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। जब भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ने से उन वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न होता है तो एक साथ दो आवेश उत्पन्न होते, धन आवेश और उसका योग हमेशा 0 होता है। इसे कहते आवेश संरक्षण का नियम। आवेश क्या है? तो आवेश वस्तु का विशेष गुण है जो हमें विद्युत धारा के समझ को विकसित करने में मदद करता है। अगर हम विद्युत धारा को समझेंगे तब ही अगर हमें विद्युत धारा को समझना है तो बिना आवेश को समझे विद्युत धारा को समझा नहीं जाता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? धन आवेश और अब धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इस संबंध में नियम बनाए हैं कूलम। तो अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कूलम का नियम। कूलम का आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के? धन आवेश और
धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करते हैं? यह बात सर्वप्रथम किसने बताई? कूलम ने। अगर धन आवेश और ऋण आवेश को अगर धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार करते हैं या दोनों आवेशों के बीच किस तरह का संबंध होता है, ये अगर हमें जानना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? कूलम का नियम। तो आइए आवेश के प्रकृति और उनके बीच के संबंधों का पता लगाने के लिए हम कूलम के नियम को पढ़ते हैं। कूलम का कहना है कि दोनों आवेश के बीच आकर्षण का भी गुण होता है और विकर्षण का भी गुण होता है। आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, विकर्षण यानी कि रिपल्सन। आकर्षण का मतलब दोनों निकट आएगा और विकर्षण यानी रिपल्सन का मतलब दोनों एक दूसरे का। तो कूलम के अनुसार आवेशों के बीच आकर्षण का भी गुण होता है और विकर्षण का भी गुण होता है। यानी दो अणु आवेश धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। दोनों आवेश कूलम के नियम के अनुसार एक दूसरे पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। और यह बल कितने प्रकार के हो सकते हैं? यानी आवेशों के बीच आकर्षण बल भी कार्य करता है और विकर्षण बल भी कार्य करता है। आवेशों के बीच आकर्षण बल भी कार्य करता है और विकर्षण भी बल भी कार्य करता है। अब आवेशों के बीच कब आकर्षण बल का काम करेगा, आवेशों के बीच कब विकर्षण यानी रिपल्सन बल का कार्य करेगा, तो ये समझिए कि समान आवेश के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा यानी रिपल्सन होगा। समान आवेश के बीच क्या होगा? विकर्षण होगा। समान आवेश क्या होगा? एक दूसरे का रिपल्सन करेंगे यानी एक दूसरे को छोड़कर दूर भागने की कोशिश करेंगे। जैसे इधर भी धन आवेश है, इधर भी धन आवेश है, दोनों धन आवेश एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। इधर ऋण आवेश है, इधर ऋण आवेश है, दोनों आवेश एक दूसरे के निकट नहीं आएगा बल्कि दूर भाग। तो समान आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विकर्षण लगता है। समान आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? लेकिन वहीं दोस्तों विपरीत आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। विपरीत आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण का। यानी विपरीत आवेश एक दूसरे का क्या आएंगे? निकट आएंगे। समान आवेश एक दूसरे के क्या जाएंगे? एक दूसरे का दूर जाना ही विकर्षण या रिपल्सन कहलाता है। एक दूसरे का निकट आना ही आकर्षण कहलाता है। क्लियर हो गया? तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं और ये आवेशों के बीच कितने प्रकार के बल लग सकते हैं? आवेशों के बीच कितने प्रकार के बल लग सकते हैं? कौन कौन? आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण। अब इन आवेशों के बीच लगने वाले इस आकर्षण और विकर्षण बल को विद्युत बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युत बल भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और विकर्षण बल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विद्युत बल के नाम से भी जाना जाता है। आवेशों के बीच जो आकर्षण और विकर्षण बल लगता है तो कैसे कैसे लगता है? तो समान आवेशों के बीच कैसा बल? विकर्षण। विकर्षण का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से
यानी प्लस आवेश हमेशा एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। माइनस आवेश हमेशा एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा। और विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या होगा? आकर्षण होगा। विपरीत आवेशों के बीच हमेशा क्या होगा? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आवेशों के बीच कितने प्रकार के बल लगते हैं? कौन कौन? आवेशों के बीच आकर्षण बल कब काम करेगा? जब आवेश की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी। आवेशों के बीच विकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स कब काम करेगा? जब आवेशों की प्रकृति समान प्रकृति वाले आवेशों के बीच कैसा बल? विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच। अब दोस्तों की आवेशों के बीच जो आकर्षण या विकर्षण बल लगेगा वह बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? सबसे पहली बात आप समझे कि आवेश के बीच कितने प्रकार का बल काम करता है? 2 प्रकार का, आकर्षण और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? उसके बाद आप समझे कि समान आवेश के बीच कैसा बल काम करता है? विकर्षण बल। और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। विपरीत आवेश के बीच आकर्षण बल काम करता है। इतनी बात समझ गए? अब है कि इन आवेशों के बीच जो आकर्षण और विकर्षण बल कार्य करता है तो वह बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो कूलम के अनुसार 2 बातों पर निर्भर करता है। कूलम के अनुसार आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल कितने बातों पर निर्भर करता है? 2 बातों पर। पहला है कि आकर्षण या विकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता। मान लीजिए दोस्तों कि 2 आवेश है, 2 आवेश है। एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2 और इनके बीच के दूरी को आप क्या मान लीजिए? R। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2 और इनके बीच की दूरी कितना है? तो कूलम का कहना है कि इनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल का मान आवेश के गुणनफल के क्या होता है? यानी कि आवेश के परिमाण का गुणनफल जितना अधिक होगा उनके बीच आकर्षण या विकर्षण बल का मान उतना अधिक होगा। मान लीजिए ये दोनों प्लस आवेश है तो इनके बीच विकर्षण बल लगेगा, तो इस विकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा जितना आवेश का गुणनफल होगा। आवेश के गुणनफल का मान बढ़ते जाएगा, इनके बीच विकर्षण बल का मान बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत है, दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत है, उनके बीच कैसा बल लगेगा? आकर्षण। तो ये आकर्षण बल भी आवेश के गुणनफल के बराबर, अब विकर्षण बल भी आवेश के गुणनफल के। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान आवेश के गुणनफल के समानुपाती और आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोनों को मिला दीजिएगा और अगर बराबर करिएगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा Q1 Q2 बटे। यही है किसका नियम? आवेश के बीच दूरी जितनी अधिक होगी उनके बीच आकर्षण या विकर्षण का मान उतना कम होगा। दूरी जितनी कम होगी आकर्षण या विकर्षण का मान उतना अधिक होगा।
या आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण आवेश के गुणनफल का परिणाम जितना अधिक होगा आकर्षण या विकर्षण का मान उतना अधिक होगा। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? समझ गए सारे बात? और कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार अगर मान लीजिए कि एक कूलम आवेश है और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल का मान होगा 9 गुना 10 के पावर, या फिर विकर्षण बल का मान होगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। मान लीजिए कि एक कूलम आवेश प्लस है, मान लीजिए एक कूलम आवेश इधर है, एक कूलम आवेश इधर है और उनके बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर। तो अगर समान आवेश है तो क्या लगेगा? तो एक कूलम आवेश के बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो उनके बीच विकर्षण बल का मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन के बराबर होगा और आकर्षण बल का भी मान 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन के बराबर होगा। आकर्षण तब लगेगा जब आवेश क्या हो? एक दूसरे के, और विकर्षण तब लगेगा जब आवेश क्या हो? जैसे इधर भी एक कूलम का धन आवेश है, इधर भी एक कूलम का धन आवेश है और इनके बीच का दूरी कितना है? 1 मीटर है, तो इनके बीच को क्या लगेगा? विकर्षण कितना? या इधर मान लीजिए कि माइनस आवेश है, इधर क्या है, तो फिर भी इनके बीच कैसा बल लगेगा? और विकर्षण का मान इतना ही होगा। लेकिन अगर इधर प्लस आवेश है, उधर माइनस आवेश, इसके बीच कैसा बल लगेगा? तो जब एक कूलम आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है तो कूलम के नियम के अनुसार उन आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण बल का मान कितना न्यूटन होता है? क्लियर? कोई दिक्कत? बात समझ गए? दिक्कत नहीं ना? समान आवेशों के बीच विकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच कितना, आवेशों के बीच कितना आकर्षण बल लगेगा, कितना विकर्षण बल लगेगा, यह कितने बातों पर निर्भर करता है? आवेश के परिमाण के गुणनफल और उनके बीच के दूरी पर। गुणनफल और दूरी पर आकर्षण या विकर्षण बल किस प्रकार लगेगा वो तो आप समझ ही चुके हैं, तो इतना में कोई दिक्कत नहीं ना? पढ़िए कूलम को एक बार। कई ऑनलाइन वाले दोस्तों कूलम के नियम को समझ गए हैं? कोई दिक्कत? बायोलॉजी न्यूमेरिकल नहीं मिला है, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल आ गया। आइए दोस्तों, आप कूलम के नियम समझ गए। अब कूलम के
नियम की सीमाएं को समझना होगा। कहीं कहीं पर कूलम का नियम काम करता ही नहीं है। आप अभी समझ गए कि समान आवेश के बीच विकर्षण और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण होता है। समान आवेश के बीच विकर्षण यानी कि रिपल्सन और विपरीत आवेश के बीच अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। लेकिन कहीं कहीं पर यह बातें लागू नहीं होता है। और कहां पर कूलम का यह बात लागू नहीं होता है, तो हम इसके लिए विचार करेंगे परमाणु के नाभिक पर। किस पर? परमाणु के नाभिक। परमाणु का नाभिक जिसका खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। आप जानते हैं कि परमाणु एक गोलाकार कण होता है जिसके बीच में क्या होते हैं, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और चारों तरफ कक्षा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब आप परमाणु के नाभिक पर आते हैं तो यहां पर कूलम का नियम काम नहीं करता है। अब यहां पर कूलम का नियम काम नहीं करता है दोस्तों, तो कैसे काम नहीं करता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में, किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश होता है किस पर? प्रोटॉन पर। अब प्रोटॉन पर कैसा आवेश? तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं? परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन है वो सारे प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कूलम का कहना है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो परमाणु के नाभिक में भी जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेगा? और अगर प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो इसका मतलब है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से दूर भागेगा। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से, और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से दूर भागेगा तो इससे नाभिक टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित नहीं करता, जबकि दोनों पर आवेश क्या है? समान है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन को आकर्षित करता है समान आवेश होने के बावजूद। और यहां पर कूलम का नियम काम, ध्यान रखिएगा, कूलम का नियम तब काम करेगा जब आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से क्या हो? अधिक हो। ध्यान रखे कि नहीं? कूलम का नियम आवेशों के बीच तब काम करेगा जब आवेशों के बीच की दूरी इतना से क्या हो? अधिक हो। अगर आवेश के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम हो गया, आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम हो गया तो कूलम का नियम काम करना बंद कर देता है। और अगर आप जानते होंगे कि परमाणु के नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर का होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? यानी 10 के पावर माइनस 15 मीटर, इससे कम है। माइनस में जितना अधिक उतना कम। तो कूलम का नियम काम करने की सीमाएं हैं। आवेशों के बीच कूलम का नियम तब काम करेगा जब आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से अधिक होगा।
अगर आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम हुआ तो वहां पर कूलम का आकर्षण विकर्षण काम करना बंद कर देगा। और नाभिक में, परमाणु के नाभिक में यही होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है, यानी 10 के पावर माइनस 14 से कम होता है, जिसके कारण यहां पर दोस्तों कूलम का नियम काम नहीं करता है। कूलम का नियम काम नहीं करता है। यहां पर कौन बल काम करता है? कौन बल काम करता है? और नाभिकीय बल में केवल आकर्षण होता है, विकर्षण। तो परमाणु के नाभिक में जो ढेर सारे प्रोटॉन है, उन प्रोटॉनों पर समान आवेश के बावजूद वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच कैसा बल लगता है? और नाभिकीय बल में आकर्षण ही होता है, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन को आकर्षित करता है। तो परमाणु के नाभिक पर जब हम पहुंचते हैं तब वहां पर कूलम फ्लॉप कर जाता है। यानी कि कूलम का नियम तब काम करेगा जब आवेशों के बीच की दूरी कम से कम कितनी होगी? अगर आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम हुआ, अगर आवेशों के बीच की दूरी 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम हुआ तो वहां पर कूलम का नियम काम, लेकिन वहां पर नाभिकीय बल काम करेगा वहां पर। और नाभिकीय बल में प्रतिकर्षण केवल और केवल, एनी प्रॉब्लम? अब कर नाभिक में कितना प्रोटॉन होता है? तो हर परमाणु में अलग अलग होता है। जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है, मैग्नीशियम में 12 होता है। और किस तत्व के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं ये तो केमिस्ट्री का विषय है। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ गए? कूलम के नियम को एक बार फिर से पढ़िए। क्या बोले? 10 टू द पावर, नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। किसी तत्व के परमाणु का नाभिक का औसतन आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। कई ऑनलाइन वाले दोस्तों, क्या कूलम के नियम कहां पर फ्लॉप करता है इस बात का पता लगा आपको? चलिए, सबको पता लग गया है। बिहार एग्जाम से पहले फिजिक्स समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। क्या? हाँ, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब वो जो समाप्ति है दोस्तों, अब क्या बचा है? हीटन बचा है। हीट यूट्यूब पर 8 घंटा का वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है? आप हीट का क्लास कर लीजिए, समाप्त हो जाएगा। और करिए लीजिएगा सब लोग, एकदम फाउंडेशन बैच का है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये देखिए क्या लिख रहा है, कर आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या करे? गंगा स्नान कर लीजिए, ठीक है? इससे अच्छा क्या होगा? और एक बात क्लियर है,
जो भी प्यार में पड़ा उसको सरकारी नौकरी तो कभी नहीं हो सकता है। हम लिख कर दे रहे, हो गया तो हमको बताइए, ठीक है? कोई भी किसी का भी हो गया बताइए। जो प्यार में पड़ा सरकारी नौकरी की तैयारी कर, उसका नौकरी। और ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंप्यूटर ऑपरेटर बन के बोलता है कि हमको नौकरी हो गया, उसको हम नौकरी नहीं मानते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज से बचकर आप, हम नहीं करें कि प्यार करने वाला सफल नहीं होता है, सफल होगा। बहुत जो है प्याजो बेचकर करोड़पति हो गया है, ठीक है? मुसल्लफपुर हाट का हर दुकानदार करोड़पति है, तो वो अलग बात है, यानी उसका जिंदगी सफल है। लेकिन अगर कोई प्यार में पड़ गया, उसके खानदान में किसी को सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, ठीक है? और ये बात जो है एकदम श्राप नहीं, ये बात एकदम है, ये एकदम सही है। अब कोई जो बोल रहा है कि हम ये करके भी नौकरी के लिए फेंक रहा है, ठीक है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों। पढ़िए, बहुत बड़ा सिलेबस है, और बहुत बड़ा सिलेबस है। पढ़ने के अलावे आप कोई भी और काम करिएगा तो समझिए दिमाग का बंटवारा होगा। दिमाग का बंटवारा अगर हो गया तो आपका जिंदगी सफल तो हो सकता है, लेकिन आप अगर सरकारी नौकरी का ख्वाब पाले हैं, वो सरकारी नौकरी कभी नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ध्यान दीजिए, अल्लाह मत करिए, समझिए विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या है? नोट में तो विद्युत विभव का परिभाषा दिया हुआ ही है कि एकांक आवेश। एकांक का मतलब क्या होता है? एक। एकांक का मतलब क्या होता है? एक होता है। एकांक का मतलब क्या होता है? एक। और देखिए एक चीज और हम बोल देते हैं, हाँ, एक धोखा मिलने के बाद आईएएस आईपीएस बनता है, ठीक है, तो वो सब भी फेक है, ठीक है, वो सब भी क्या है? आप समझिए ना, जब कोई बन जाता है ना, कोई पद प्राप्त कर लेता है, उसके पीछे ढेर सारी कहानियों का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। एक आदमी वीडियो बन गया, हम प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहे, वीडियो बना, बीपीएससी निकाल के, बीपीएससी टॉपर था, वीडियो पोस्ट मिला, वीडियो यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो बन गया है। गांव का लोग पागल है, ठीक है, सब पागल है, वो भी एकदम भोज दे रहा है, पागल है, पागल है। और इधर छुट्टी में एक दिन हम गांव गए थे, पता चला वीडियो बिना 30% लिए योजना पास ही नहीं करता है, ठीक है। हम उस गांव गए, कल कि आप लोग तो ताली मारे थे जब वीडियो बना था, अब देखिए क्या कर रहा है। तब गांव वाला, हाँ तो सरकारी नौकरी, सरकारी दलाल पैदा कर दिए हम लोग, ठीक है। तो जितना भी अफसर के बनने पर जो खुशी का इजहार करते हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, खुशी का इजहार तब तक नहीं करना है जब तक उसके कार्य को ना देख ले। एक से एक अफसर, आजकल मुखिया रो रहा था हमारे पंचायत का कि बिट्टू बाबू क्या बताए, वीडियो तो बिना पैसा लिए इंदिरा आवास पास ही नहीं कर रहा है, वो हम क्या करें। कल क्या करें, हल्ला करिए, चलिए हम हल्ला करेंगे, ठीक है। हाँ, हम बोले वीडियो है, उसके गांव में जाकर बोलिए। एक वीडियो है जो पैसा लेकर काम कर रहा है, उसके गांव में जाकर 10 आदमी जाकर हल्ला करेंगे कि तुम्हारे गांव में एक दलाल पैदा हुआ है, हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं करेंगे? उसको वेतन हमारे टैक्स के पैसे से लिख रहा है, और हमारा योजना, हमारे मुखिया के योजना को पास करने के लिए वो पैसा मांग रहा है। तो कहिए हम मुखिया बनेंगे ना, उस दिन कुर्सी पर से खींच के मारेंगे, ठीक है। हाँ, मतलब हाँ, चाहे उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए, उसका डर नहीं है। ये समाज की असलियत है, हाँ, जो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो ये बन गया, वो बन गया, बनने वाले बनते रहे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमको करना है सरकारी नौकरी, इसके लिए पूरा सिलेबस पढ़ना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या है?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव क्या है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि विद्युत विभव का क्या परिभाषा है, वो तो नोट में दिया हुआ है कि एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। एकांक का मतलब क्या होता है, एक होता है। एकांक का मतलब क्या होता है, एक का। अब ध्यान दीजिए, ये तो परिभाषा है, इसको रट लीजिए, काम चल जाएगा। लेकिन आप मूल रूप से विभव को समझिए। विभव एक ऐसी भौतिक राशि है, जिस तरह मान लीजिए दोस्तों कि इस पदार्थ में भी ऊष्मा है, इस पदार्थ में भी ऊष्मा है, और दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिए तो किस वस्तु से ऊष्मा किस वस्तु में जा रहा है ये तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक इसका हमें क्या मालूम ना हो जाए, टेम्परेचर मालूम ना हो जाए, टेम्परेचर मालूम ना हो जाए। क्लियर बात समझ गए ना। तो दो वस्तु में ऊष्मा है, दो वस्तु में, और दोनों को एक कंडक्टर से जोड़ दिए तो एक वस्तु से ऊष्मा दूसरे वस्तु में जाएगा, लेकिन किस वस्तु से ऊष्मा किस में जा रहा है ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको क्या ना पता चल जाए, टेम्परेचर का पता न चल जाए। बिना टेम्परेचर बताए आप ऊष्मा के प्रवाह के दिशा को बता सकते हैं, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक उसी तरह एक वस्तु में आवेश है, एक वस्तु में, और एक दूसरे वस्तु में भी क्या है, आवेश है, और इसे एक चालक तार से जोड़ दिए। किस वस्तु से आवेश किस में जा रहा है ये तब तक नहीं बता सकते जब तक आप क्या ना जान ले, विभव। तो जिस तरह तापमान ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताता है, उसी तरह विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसके प्रवाह की दिशा को बताता है, यानी आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाले भौतिक राशि को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। बात समझ गए? समझे कि नहीं समझे? देखिए, विभव का एक परिभाषा जो एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ आपके नोट में है, लेकिन विभव का असली परिभाषा आपके दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? आवेश का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु में होगा ये तब तक आप नहीं बता सकते हैं जब तक उस वस्तु का विभव आपको पता नहीं लगा। तो आप विभव को एक दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें बताएगा कि किस वस्तु का आवेश किस वस्तु में जाएगा, या आवेश के प्रवाह की दिशा को बताने वाले भौतिक राशि को क्या कहते हैं, ऊष्मा के प्रवाह की दिशा बताने वाले भौतिक राशि को तापमान, और आवेश के प्रवाह के दिशा को बताने वाले भौतिक राशि को विभव कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? विभव, विभव से हमें किस बात की जानकारी मिलेगा, आवेश के। और विभव दो प्रकार का होता है, धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक, और जब आवेश धन है तो उसका विभव भी धन होगा, जब आवेश ऋण है तो उसका विभव भी ऋण होगा। और आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? क्या विद्युत विभव को आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? विभव से हमें क्या पता लगेगा, विद्युत से हमें आवेश का क्या पता लगेगा। विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें किसके बारे में बतलाएगा। विभव कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार, नहीं तीन प्रकार का, धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव और शून्य विभव। अगर
किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है तो उसका विभव भी क्या होगा, ऋणात्मक आवेश है तो विभव भी। अगर किसी वस्तु पर आवेश नहीं है तो उसका विभव क्या होगा, अगर कोई वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो उसका विभव क्या होगा। क्लियर हो गया। तो जिस तरह उष्मा के प्रवाह की दिशा को हम बिना तापमान जाने नहीं जान सकते हैं, ठीक उसी तरह आवेश के प्रवाह के दिशा को बिना विभव जाने नहीं जान सकते हैं। विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें किसके बारे में बताएगा। क्लियर हो गया। और विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है कार्य बटे आवेश। और विभव एक प्रकार का अदिश राशि है। कैसी राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। यानी कि वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। विभव कैसी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है, अदिश। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट। इसका एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है। वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि विभव बराबर कार्य बटे आवेश, वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम। क्लियर हुआ। आप एक बार विभव को पढ़िए, अब फार्मूला जितना भी आप सबको रटते जाइए। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, अगर मोटिवेशन से मेरा दोस्त का ब्रेकअप हो गया, बोल रहा है कि बिट्टू सर बहुत सच बोलते हैं। दोस्तों यही बात तो हम झूठ एकदम नहीं बोलते, एकदम फैक्ट बात बोलते हैं। और विद्यार्थी हमको बोलता भी है कि बिट्टू जो है पूरा पटना में जो फैक्चुअल बोलता है। नहीं तो आजकल का टीचर सब आएगा कहेगा मेरा विद्यार्थी को नौकरी नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं है। वो अपना नौकरी किया नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपको पता ही है कि आप पढ़िएगा तभी आपको नौकरी, और आपके पढ़ाई के बारे में आपसे ज्यादा कोई और जान सकता है, बताइए। हम विद्यार्थी को कहते हैं, और हम असफल का सबसे बड़ा उदाहरण हम खुद है। पूरा मेहनत करने के बाद भी सफलता हमको नहीं मिली, तो इसलिए विद्यार्थी को कहते हैं कि आप मेहनत करिए, मेहनत करिएगा। अगर नौकरी नहीं भी होगा तो आप पढ़ा तो सकते हैं ना जी, पढ़ा कर अपने करियर को सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पढ़िएगा नहीं, जी तोड़ मेहनत करिएगा नहीं, तो नौकरी तो नहीं होगा, आप बाद में आप पढ़ने लायक नहीं रहेगा। हम विद्यार्थी को जोरदार मेहनत करने के लिए इसलिए कहते हैं कि उसके पास करियर के दो मौका रहे, एक नौकरी और दूसरा टीचिंग। और विद्यार्थी ये समझ ही नहीं पाता। विद्यार्थियों एकदम हमको नौकरी करना ही करना है। बिल्कुल आपको नौकरी करना ठान ली, अच्छी बात है, लेकिन करियर का एक और विकल्प रखिएगा, इससे कोई दिक्कत है दिक्कत। और आजकल देखते हैं कि नौकरी करने वाला से ज्यादा पढ़ाने वाला मास्टर पैसा छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है। क्या उस क्षेत्र में करियर बनाना गलत बात है? तो हम इसलिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए कहते हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं, इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए कहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के पास दो मौका रहे, एक नौकरी करने का भी और एक टीचर बनने का भी। और सबको करियर का दो विकल्प लेने के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? समझ गए? विभव हमें किसकी जानकारी देगा? अब दोस्तों विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभव तो समझ गए ना। विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभव के अंतर को ही क्या कहते हैं? मान लीजिए यहां पर 10 वोल्ट विभव है, यहां पर 12 वोल्ट विभव है, तो इनके बीच के विभव विभवांतर हो जाएगा कितना? तो विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदु के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र समझते हैं ना, जहां आवेश उपस्थित है वहीं विद्युत
क्षेत्र है। बस समझ गए। तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु का कितना विभव है और दूसरे बिंदु का, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा? क्लियर? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? अब विभवांतर बराबर ही होता है कार्य बटे आवेश। विभवांतर बराबर भी होता है कार्य बटे आवेश। तो यहां पर आपको 3 फार्मूला याद रखना है। विभव या विभवांतर बराबर क्या होता है? कार्य बटे, शॉर्ट में इससे लिखते हैं V बराबर W बाय, तो W बराबर Q बराबर, 3 फार्मूला निकला ना? क्लियर? विभव और विभवांतर समझ गए। अब हम समझेंगे विद्युत, लेकिन अगले क्लास में। आराम से जाइए, कुछ गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा, आज बहुत गड़बड़ सरवर बोल दिया है ना जी। अरे पहले लड़की लोग को निकलने दीजिए। ठीक। गर्मी पटना में कैसे है? बहुत है दोस्तों, बहुत। अरे गांव में भी उतने गर्मी है, पटने यही है। अरे हम तो गांव गए तो आम के गाछियों में गर्मी लग रहा था, हवा बह कर रहा था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में विद्युत धारा के साथ।